नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में सबको, खासकर उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर को झकझोर कर रख दिया है। जी, मामला जुड़ा है सौरभ राजपूत नाम के एक व्यक्ति से। कहा जा रहा है कि वो पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर थे और इस मामले में शक के घेरे में है मुस्कान रस्तोगी और उनके प्रेमी साहिल शुक्ला। आरोप आरोप इतने गंभीर हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। दावा यह है कि करीब 3 मार्च 2025 को सौरभ की हत्या की गई और बात यहीं खत्म नहीं होती। उनके शव के टुकड़े करके उन्हें सीमेंट के साथ मिलाया गया और फिर एक नीले रंग के ड्रम में छिपा दिया गया। बहुत ही भयावह। तो आज हमारे पास जो भी शुरुआती रिपोर्ट्स और जानकारी है, उसके आधार पर हम इस पूरे मामले के मुख्य पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जो खुलासे हुए हैं उन पर बात करेंगे और समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है इसे भी देखेंगे। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले उस नीले ड्रम की ही बात करते हैं। ये ड्रम जैसे इस पूरी खौफनाक कहानी का एक प्रतीक बन गया है। जानकारी ये है कि मुस्कान ने ये ड्रम खरीदने की बात मानी भी है। हाँ, उन्होंने ये स्वीकार किया है, लेकिन उनका कहना था कि ये ड्रम तो घर में आटा वगैरह रखने के लिए, मतलब सामान्य इस्तेमाल के लिए खरीदा था। सोचिए, एक आम सी दिखने वाली चीज और उसका इस्तेमाल इतने भयानक काम के लिए करने का आरोप। बिल्कुल। और यहीं से पुलिस की जांच को एक अहम सुराग मिला। जब पुलिस ने वो ड्रम बरामद किया तो पहली चीज जो उन्होंने नोटिस की वो था उसका वजन। वजन? हाँ, वो ड्रम असामान्य रूप से भारी था। मतलब इतना भारी कि उसे हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। अच्छा। तो जाहिर है, जैसा आरोप है, अगर उसमें शव के टुकड़े और फिर उन्हें छिपाने के लिए सीमेंट भरा गया था तो उसका भारी होना तो लाजमी है। ये वजन ही अपने आप में इशारा कर रहा था कि दाल में कुछ काला है। सिर्फ आटा रखने वाला ड्रम इतना भारी कैसे हो सकता है? सही कहा। ये तो अपराध छिपाने की एक सोची समझी और भयानक कोशिश लगती है। सीमेंट का इस्तेमाल करना, ये सिर्फ छुपाना नहीं, ये तो सबूत मिटाने की पूरी कोशिश है। हाँ, पहचान को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश। अच्छा, शुरुआती रिपोर्ट्स में ये भी सुनने में आना था कि इस कथित हत्या के बाद मुस्कान और साहिल कुछ समय के लिए या तो फरार थे या फिर उनकी स्थिति थोड़ी कंफ्यूज्ड सी थी। इस बारे में कुछ साफ हुआ? देखिए, ऐसे बड़े अपराध के फौरन बाद अक्सर स्थिति थोड़ी धुंधली ही रहती है। शुरुआती रिपोर्ट्स में फरार होना या भ्रमित दिखना, ये बातें आम हैं। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है अपराध के बाद का शौक हो, घबराहट हो, पकड़े जाने का डर हो, या शायद आगे क्या करना है इसकी कोई प्लानिंग न हो। तो ये दोनों ही बातें, फरार होना या भ्रमित दिखना, उस वक्त की उनकी मानसिक उथल-पुथल की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन हाँ, ये सब जांच का विषय है। उनकी असल मानसिक स्थिति क्या थी या इरादे क्या थे, ये तो पूरी जांच और कोर्ट की कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। मतलब घटना के तुरंत बाद का उनका व्यवहार भी जांच के लिए अहम है। और अगर हम अब की बात करें तो मुस्कान रस्तोगी इस समय जेल में है और जेल से उनके बारे में कुछ कुछ ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं जो काफ़ी ध्यान खींच रही हैं, थोड़ी विरोधाभासी भी लग रही हैं, जैसे कि वो अब लॉ पढ़ना चाहती हैं। हाँ, ये जानकारी सामने आई है और ये इस केस का एक दिलचस्प पहलू बन गया है। सुनने में यही आया है कि मुस्कान जेल में रहते हुए कानून, मतलब लॉ की पढ़ाई करने की इच्छा जता रही हैं। अच्छा, क्यों? वजह यही बताई जा रही है कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों को और जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसे खुद बेहतर तरीके से समझना चाहती हैं। वैसे तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। कई बार आरोपी अपने केस को समझने के लिए कानून पढ़ते हैं। लेकिन इस केस में जहां आरोप इतने गंभीर और हिंसक हैं, वहां ये बात कई सवाल खड़े करती है। क्या ये सच में सिर्फ केस समझने की कोशिश है या कोई और वजह है? और ये सवाल शायद इसलिए और भी गहरा हो जाता है क्योंकि सिर्फ लॉ की पढ़ाई ही नहीं, उनके व्यवहार में एक और बदलाव की बात भी आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनका झुकाव धार्मिक गतिविधियों की तरफ भी बढ़ गया है। जी हाँ, ये दूसरी जानकारी भी मिली है। बताया जा रहा है कि वो जेल में व्रत रख रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, धार्मिक क्रियाओं में काफी मन लगा रही हैं। तो एक तरफ कानून की पढ़ाई, दूसरी तरफ पूजा पाठ। हाँ, अब इन दोनों बातों को एक साथ रखकर देखिए, कानून पढ़ने की इच्छा और धार्मिकता की ओर झुकाव, और फिर सोचिए उस अपराध के बारे में जिसका उन पर आरोप है। ये एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ इतनी क्रूरता का आरोप, दूसरी तरफ ज्ञान और अध्यात्म की तरफ जाने की बातें। ये दिखाता है कि इंसानी मन कितना जटिल है। बिल्कुल।
खासकर जब कोई इतने दबाव में हो या कैद जैसी विपरीत परिस्थिति में। सही कहा। ये मानवीय मनोविज्ञान की परतें हैं जो हमें अक्सर चौंका देती हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है। क्या ये पछतावा है या शायद जेल के माहौल में खुद को ढालने का तरीका, या जैसा आपने कहा बस मन की एक जटिल प्रतिक्रिया? खैर ये तो शायद वक्त ही बताएगा। अब जरा इस घटना के सामाजिक असर पर आते हैं। जब भी कोई ऐसा अपराध होता है जो इतना भयानक हो, समाज में उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है। मेरठ में तो यकीनन इस केस ने काफी हलचल मचाई होगी। निश्चित रूप से। ऐसे अपराध सिर्फ पीड़ित या आरोपी के परिवार तक सीमित नहीं रहते। ये पूरे समाज के भरोसे को, सुरक्षा की भावना को हिला देते हैं। और ये मामला कई सामाजिक मुद्दे एक साथ सामने लाता है। पहला तो विश्वासघात का पहलू, खासकर जब आरोप किसी करीबी पर हो। अक्सर ऐसे मामलों में घरेलू झगड़े या हिंसा की बातें भी होती हैं। हालांकि हमें सिर्फ तथ्यों पर ही रहना चाहिए अभी। लेकिन एक घटना ये जरूर सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में कड़वाहट कितने भयानक मोड़ ले सकती है। सही कहा। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि समाज ऐसी घटनाओं पर रिएक्ट कैसे करता है। मीडिया कवरेज होती है, सोशल मीडिया पर बहस होती है, लोग आपस में बातें करते हैं। हाँ, और कई बार अफवाहें भी फैलती हैं। बिल्कुल। तथ्यों के साथ साथ अटकलें भी तेजी से फैलती हैं। ये अपराध समाज की चेतना पर एक तरह का घाव छोड़ जाता है। लोग डर जाते हैं, अविश्वास बढ़ता है, मन में सवाल आता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और इस सामाजिक प्रतिक्रिया का एक सीधा और बहुत कठोर असर आरोपी के परिवार पर भी पड़ता है। इस पहलू पर अक्सर कम ध्यान जाता है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मुस्कान के परिवार को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ रहा है। ये हमारे समाज में जहां सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी मायने रखती है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा। ये ऐसे मामलों का एक बहुत दुखद लेकिन अक्सर देखा जाने वाला नतीजा है। आरोपी का परिवार, जिनका शायद उस अपराध से सीधा कोई लेना देना न हो, उन्हें भी समाज के गुस्से और नफरत का सामना करना पड़ता है। उनके बिजनेस पर भी असर पड़ा है, ऐसा सुनने में आया है। जी हाँ, जानकारी यही है कि उनके जो व्यवसाय थे उन पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। लोग उनसे कतराने लगे हैं। ये दिखाता है कि अपराध की लहरें कितनी दूर तक जाती हैं और कैसे बेगुनाह लोग भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। ये भी अपने आप में एक सामाजिक त्रासदी है। ये सामाजिक बहिष्कार अपने आप में गंभीर मुद्दा है। खैर, वापस जांच पर लौटते हैं। पुलिस ने इस मामले में काफी तेजी दिखाई है, ऐसा लग रहा है। सुनने में आया है कि 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई है कोर्ट में। ये नंबर ही बताता है कि जांच कितनी विस्तृत हुई है। जी, 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट का मतलब है कि पुलिस ने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया है और हर छोटे बड़े पहलू को कवर करने की कोशिश की है। चार्जशीट में पुलिस अपनी पूरी जांच का ब्यौरा रखती है। सारे सबूत, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, कॉल डिटेल्स, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, पूछताछ का ब्यौरा, सब कुछ, ताकि केस आगे बढ़ सके। और इसी लंबी चौड़ी चार्जशीट में पुलिस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, जिसने कई तरह की अटकलों पर रोक लगा दी है। भयानक और क्रूर होते हैं। जैसे इस मामले में शव के टुकड़े करने का आरोप है, तो समाज में या मीडिया में तुरंत जादू टोने या बलि जैसी बातें होने लगती हैं। हाँ, ये होता है। शायद इसलिए क्योंकि ऐसी क्रूरता को सामान्य तर्क से समझना मुश्किल लगता है। तो पुलिस का इस संभावना को साफ तौर पर खारिज करना जांच को एक तर्कसंगत दिशा देता है। मतलब पुलिस किसी मानवीय वजह की तलाश कर रही है, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों न हो। बिल्कुल। मतलब अब जांच अंधविश्वास से हटकर मानवीय भावनाओं, इरादों और मकसद पर फोकस हो गई है। पुलिस शायद हत्या के पीछे कोई आपसी रंजिश, पैसों का लेन देन, प्रेम प्रसंग या कोई और झगड़ा, ऐसे कारणों को देख रही होगी। जादू टोने वाली थ्योरी को खारिज करना जांच को फोकस तो करता ही है, साथ ही समाज में फैल रही अफवाहों पर भी लगाम लगाता है। ये दिखाता है कि पुलिस सबूतों के आधार पर एक ठोस, तार्किक नतीजे पर पहुंचना चाह रही है। तो अगर हम अब तक की सारी बातें एक साथ रखें, मेरठ में एक पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत की कथित हत्या, आरोप मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला पर, शव को छिपाने का बेहद खौफनाक तरीका टुकड़े करके सीमेंट के साथ ड्रम में डालना, आरोपी मुस्कान जेल में है और उनका व्यवहार विरोधाभासी लग रहा है, कानून पढ़ने की इच्छा भी और धार्मिक रुझान भी। इस घटना ने समाज को हिला दिया है। आरोपी के परिवार को बहिष्कार झेलना पड़ रहा है और पुलिस की लंबी चार्जशीट कहती है कि ये हत्या जादू टोने के चक्कर में नहीं हुई। तो इन सब को जोड़ के क्या समझ आता है? इसका निचोड़ क्या है? ये मामला वाकई मानवीय व्यवहार की उन जटिल और अक्सर अंधेरी गलियों की तरफ इशारा करता है जिनके बारे में हम कम ही सोचते हैं। एक तरफ हम अपराध की कथित
क्रूरता देखते हैं, हत्या करना, फिर शव के साथ ऐसा सुलूक करना, उसे सीमेंट में मिला देना, ये सब एक ठंडे दिमाग और बहुत ज्यादा बेरहमी की तरफ इशारा करता है। और दूसरी तरफ हम उसी आरोपी के जेल के अंदर के व्यवहार की खबरें सुनते हैं। कानून पढ़कर अपने केस को समझना या फिर ईश्वर की शरण में जाना, व्रत पूजा करना। ये जो विरोधाभास है ये बहुत परेशान करने वाला है और कई गहरे सवाल खड़े करता है। क्या ये सच में पश्चाताप है जैसा कुछ लोग सोचना चाहेंगे, या ये सजा से बचने या उसे कम करवाने की कोई सोची समझी चाल है? या ये सिर्फ कैद और भयानक मानसिक दबाव में इंसान के मन की एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया है, जहां वो एक ही समय में बिल्कुल अलग-अलग तरह का बर्ताव कर सकता है। अपराध की गंभीरता और उसके बाद के इस व्यवहार के बीच का जो फासला है, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम बाहर से देखकर किसी के मन की गहराइयों को, उसके असली इरादों को कितना कम समझ पाते हैं। तो आखिर में ये सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए है, जब अपराध इतना भयानक हो और उसके बाद का व्यवहार इतना उलझा हुआ, तो हम इंसान के किस चेहरे पर यकीन करें? या शायद सच इन दोनों चेहरों के बीच कहीं ऐसी जगह छिपा है जिसे समझना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। ये एक ऐसा विचार है जो इस केस की खबरों से आगे जाके भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।